तो फाइनली हम देखने वाले वन पीस चैप्टर 1130 को, जो कि बहुत अमेजिंग है। कॉज फाइनली हमारा हीरो लूफी और कर्स प्रिंस लोकी आमने सामने आने वाले हैं। और इस चैप्टर में हम एंटर करते एल्बाब की एक एपिक दुनिया में। देन फ्रैंकी और क्रू एल्बाब के जायंट्स के साथ आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, जबकि लूफी की टीम एक बड़े से कैसल के अंदर फंस जाती है। वह उनका सामना होता है दो नए पावरफुल कैरेक्टर्स से, गोल्डबर्ग और जर्ड, जो न्यू जायंट वॉरियर पायरेट्स के ही मेंबर्स है। बट सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आता है जब लूफी एक स्क्रीम महसूस करता है जो उसकी पूरी बॉडी को हिला कर रख देती है, जिसके बाद वो उसकी जड़ तक जाने का फैसला करता है। पर जैसे वो नीचे फॉरेस्ट में जंप करता है तो हमारे सामने रिवील होता है एक खतरनाक विलन लोकी, जो एल्बाब का कर्स प्रिंस है और उसने अपने बाप को सिर्फ एक लेजेंडरी डेल फ्रूट के लिए मार दिया। और हमें ये तो पता चलता ही है कि वो डेल फ्रूट इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। बट साथ ही हमें इस चैप्टर में एल्बाब भी देखने को मिलता है, जहाँ पर याड्रासिल ट्री के साथ एक एपिक किंगडम और कैसल भी बना हुआ है। और सबसे शॉकिंग रिविलेशन तो तब होता है जब लूफी और जायंट वॉरियर पायरेट्स के नए बाउंटी पोस्टर्स की बात होती है, क्योंकि लूफी का गियर 5 फॉर्म एक सरप्राइजिंग डिटेल के साथ दिखाया गया है। और जब लोकी और लूफी का फेस ऑफ होता है ना, तब लोकी अपने आप को इस दुनिया का सन गॉड डिक्लेयर करता है, जो इस दुनिया का एंड करने वाला है। तो अब आगे क्या होगा, कैसे लूफी और उसका क्रू लोकी के अगेंस्ट फाइट करेगा, ये सब देखने के लिए इस एपिक चैप्टर को मिस मत करना। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको सबसे पहले स्पॉयलर्स मिल सके। ओके, तो इस चैप्टर का नाम है द कर्स प्रिंस, जो कि अपना एल्बाब का प्रिंस लोकी है। देन इसके कवर पेज में हम यामाटो की जर्नी को देख सकते हैं, जो लास्ट कवर में शिनोबू और ओटामा से मिली थी और वो लोग ट्रेनिंग कर रहे थे। तो इस कवर में हम देख सकते हैं कि यामाटो और ओटामा साथ में सो रहे हैं, पर उसी वक्त एक शैडो आती है और एक मिस्टीरियस हाथ यासुई की स्वॉर्ड को चुराने का ट्राई करता है। देन ये चैप्टर एल्बाब शिप पर शुरू होता है, जहाँ फ्रैंकी सभी जायंट्स को बताता है कि अब उन्हें लूफी के ग्रुप को ढूंढना बंद कर देना चाहिए। कॉज वो लोग जो कर सकते थे ना, उन्होंने वो सब किया। यहाँ तक जिनबे ने तो शार्क्स को भी नियर बाय सीज में ढूंढने के लिए कहा, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं मिला। तो उनका बेस्ट ऑप्शन अब यही है कि वो अपने क्रू पर भरोसा करे और एल्बाब जाकर वेट करे, जिस पर सभी जायंट्स एग्री करते हैं और एल्बाब शिप अपनी जर्नी कंटिन्यू करती है। फिर सीन कट होके लूफी के ग्रुप का दिखाते हैं, जो रोड के डायरोमा से निकलते हैं और देखते हैं कि वो एक जायंट कैसल के अंदर है, जो लेगो कैसल जैसे ही दिखता है। और वो एक स्नोई लैंड के बीच में है और यहाँ पर हर तरफ फॉरेस्ट और माउंटेन्स है। और ये कैसल एक माउंटेन के टॉप पर है, जिससे एक बहुत लंबा ब्रिज कनेक्टेड है, जो एक ह्यूज ट्री ब्रांच तक जाता है, जो आसमान में है। और नामी को इन सब का स्केल देखकर चक्कर आने लगते हैं। फिर अचानक वो देखते हैं कि कोई ब्रिज पार करके कैसल की तरफ आ रहा है, इसलिए वो लोग छिप जाते हैं। कैसल की तरफ आने वाले दो लोग गोल्डबर्ग और जर्ड होते हैं, जो कि न्यू जायंट वॉरियर पायरेट्स के मेंबर्स है, जो कि हजरुद्दीन का जायंट पायरेट क्रू है। और हम देख सकते हैं कि जर्ड के साथ एक जायंट आउल पाइपर है। जर्ड कहती है, मुझे तो समझ नहीं आता हजरुद्दीन ने इतने वेर्डो को हमारे क्रू में कैसे रखा है। तो गोल्डबर्ग कहता है क्योंकि उसके पास एक असली नेविगेटर के स्किल्स है। तो जर्ड कहती है, मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं है, वो एल्बाब का सबसे बड़ा नमूना है, इवन लोकी से भी बड़ा। उसके बाद हमें पता चलता है कि गोल्डबर्ग और जर्ड कैसल में इसलिए आते हैं क्योंकि आउल पाइपर ने रोड के क्रू को देखा था, जो एक शिप को लेकर जा रहा था। और क्योंकि एल्बाब में ट्रेस पासिंग इलीगल है, तो रोड की ये हैबिट है कि वो नियर बाय शिप्स को पकड़ता है और उन्हें ट्रेस पासर्स डिक्लेयर करता है, ताकि वो उन्हें कैद कर सके। फिर जर्ड कहती है कि अगर उसे पता चला कि रोड ने किसी को किडनैप किया है ना, तो वो सीधा जारुल सामा को रिपोर्ट कर देगी। और जारुल वो बिग मॉम के पास्ट वाला ओल्ड जायंट है, जिससे बिग मॉम लड़ी थी ना, हाँ वही। और अब वो 408 साल का हो गया है। फिर जब नामी ट्रेस पासिंग इलीगल ये सुनती है ना, तो वो सबको चुप रहते हुए कहीं छुपने का ऑर्डर देती है। और जब गोल्डबर्ग और जर्ड कैसल का दरवाजा नॉक करते हैं ना, तब स्टुअर्ट्स ब्रिज पार करने की कोशिश करते हैं। और हम देख सकते हैं कि ब्रिज के नीचे एक फॉरेस्ट है, जहाँ पर कई जायंट वुल्फ्स भी है। लेकिन ब्रिज क्रॉस करते वक्त लूफी बीच में ही रुक जाता है। वो कहता है कि जब वो ब्लॉक किंगडम के अंदर थे ना, तब से उसे एक अजीब सी फील आ रही है। और जोरो और सांजी ने भी ये जरूर फील किया होगा। और साथ में लूफी ये भी बताता है, ये एक ऐसे इंसान की चीख है जो इतना पावरफुल है ना कि मुझे अपने पूरी बॉडी में फील हो रहा है। फिर लूफी उस स्क्रीम के सोर्स तक जाने का डिसाइड करता है, बट सांजी कहता है कि वो ग्रुप के साथ ही रहेगा और वो जोरो को भी लूफी के साथ जाने से रोकता है। सांजी कहता है कि इस मरीमो को कभी भी किसी फॉरेस्ट में घुसने नहीं देना चाहिए। फिर लूफी दूसरों को आगे जाने के लिए कहता है और खुद ब्रिज से नीचे फॉरेस्ट में जंप कर देता
देता है। जिसके बाद सीन कट होता है एल्बाप शिप पर, जहाँ पर न्यूज को वर्ल्ड इकोनॉमी न्यूज़पेपर डिलीवर करता है, जिसमें एक न्यूज ऐसी भी होती है जो डोरी और ब्रॉगी को शॉक कर देती है। वो न्यूज ये कहती है कि जायंट वॉरियर पायरेट्स ने एगहेड आइलैंड पर हमला किया, जो देखकर ब्रॉगी कहता है ये लोग ऐसी झूठी खबरें क्यों बनाते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर बहुत छोटा होने की वजह से वो बाकी की न्यूज नहीं पढ़ पाता। तो रॉबिन कहती है मैं तुम्हारे लिए पढ़ देती हूँ। जायंट वॉरियर पायरेट्स अपने 100 साल की नींद से जाग चुके हैं। योनको स्ट्राइट लूफी के साथ मिलकर उन्होंने एगहेड को आग लगा दी। जायंट वॉरियर पायरेट्स के दोनों कैप्टन्स ब्रॉगी द रेड ऑगर और डोरी द ब्लू ऑगर के हेड पर 1.8 बिलियन बेरीज की बाउंटी रखी गई है। जिसके बाद हम डोरी और ब्रोगी के नए वांटेड पोस्टर देखते हैं, जिसके पिक्चर एगहेड में लिए गए हैं और दोनों के सर पर 1.8 बिलियन बेरीज की बाउंटी है। जो सुनकर ब्रॉगी कहता है 1.8 बिलियन, तो डोरी कहता है हमारा वापस आने का कोई इंटेंशन नहीं था। बट जायंट वॉरियर पायरेट्स कहते हैं बॉसेस के सर पर पहले 100 मिलियन बाउंटी थी ना, तो सोचो इन्हें क्या तगड़ा बूस्ट मिला है। तो रॉबिन कहती है पिछले 100 सालों में काफी इन्फ्लेशन हुई है और वैसे भी एल्बाप वॉरियर्स के लीडर के लिए एक रीजनेबल नंबर है। और न्यूज़पेपर में ये भी लिखा गया है कि लूफी ने वेगापंक को मार दिया है। और हम लूफी की एक बड़ी पिक्चर भी देख सकते हैं जिसमें लूफी गियर 5 फॉर्म यूज कर रहा है। रॉबिन उस फोटो को देखकर रुक जाती है क्योंकि उसे लूफी के हाथ पर एक एक्स मार्क दिखाई देता है। तो रॉबिन पूछती है जब भी लूफी सबसे फ्री होता है तो क्या ये मार्क हमेशा उसके हाथ पर आता है। तो फ्रैंकी सोचते हुए कहता है मुझे याद नहीं है क्योंकि वो हमेशा उछलता रहता है इसलिए क्लियरली नहीं दिखता। तो रॉबिन कहती है ये थोड़ा अननेचुरल लग रहा है, उसका हाथ हिल रहा है लेकिन मार्क बिल्कुल क्लियर है, लगता है मैंने पहले भी ये कहीं देखा है। और गाइज मैं 200% श्योर हूँ कि ये विवी का काम है, उसने लूफी के वांटेड पोस्टर पर ये एक्स मार्क लगाया है। और अगर आप लोगों को याद होगा ना तो अलाबास्टा में उनकी फ्रेंडशिप का यही निशान था, ये एक्स मार्क। डोरी कहता है छोड़ो उस बात को क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्ट्राइट अब रेड हेयर के बराबर आ चुका है। ब्रॉगी कहता है और लगता है हमारा एक यंगस्टर हजरुद्दीन तुम लोगों का अंडरलिंग बन गया है। जिस पर काशी कहता है अगर हम सब कुछ कंसिडर करें तो वो भी एक किंग का बेटा है और मुझे याद है कि उसे हैंडल करना बहुत हार्ड है। और सच बताऊं तो वो लोग भी हमारे साथ तुम्हें लेने के लिए आने वाले थे लेकिन हमने उन्हें मना कर दिया क्योंकि फिलहाल एल्बाप में थोड़ा सा टेंशन चल रहा है। तो फ्रैंकी पूछता है क्या टेंशन। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि जब डोरी और ब्रोगी गायब थे ना तब लोकी पैदा हुआ था जो कि एक ऑफिशियल किंग का बेटा है और वो एक इविल जायंट था जिसे सब द कर्स प्रिंस कहते हैं। लोकी ने किंग हेरल्ड मतलब अपने खुद के बाप को मार दिया ताकि वो एक लेजेंडरी डेविल फ्रूट को हासिल कर सके जो सिर्फ रॉयल फैमिली के पास होता है। जिसके बाद लोकी ने वो डेविल फ्रूट खा लिया। अब इस चैप्टर में हमें किंग हेरल्ड को नहीं दिखाया गया है और चैप्टर में इस डेविल फ्रूट के रिलेटेड भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर वो बताते हैं कि एल्बाप के वॉरियर्स ने लोकी को बांध कर रखा है लेकिन अभी वो उस जंजीर को तोड़ने के बहुत करीब है, इसीलिए उन्हें लोकी को रोकने के लिए सभी एल्बाप वॉरियर्स की स्ट्रेंथ चाहिए। जो सुनकर फ्रैंकी शॉक हो जाता है कि कोई इतना पावरफुल कैसे हो सकता है कि उसे रोकने के लिए सभी जायंट वॉरियर की पावर चाहिए। फिर सीन कट होके लूफी का दिखाते हैं और हम एक बहुत ही अमेजिंग डबल पेज में देख सकते हैं कि लूफी एक ह्यूज जायंट को ढूंढता है जो स्नो के बीच में मैसिव चेन्स में बंधा हुआ है और वो जायंट लोकी है। और भाई लोकी का डिजाइन एकदम बैडएस है। लोकी एक पतला पर मस्कुलर जायंट है, उसके लंबे बाल है और सामने 2 ब्रेड्स है और एक छोटी सी दाढ़ी भी है। उसके हाथ पर कुछ टैटूज भी है जो अभी क्लियर नहीं है। लोकी ने वैसे तो एक नॉर्मल जायंट आउटफिट पहना है लेकिन उसके बेल्ट के बकल पर एक जॉली रॉजर है जिसमें एक क्राउन है। उसने एक ब्लैक हेलमेट भी पहना है जिसमें 2 लंबे हॉर्न्स है मार्वल यूनिवर्स के लोकी जैसे। और आखिर में हम देखते हैं कि लोकी की आंखें बैंडेजेस से ढकी हुई है। फिर लोकी लूफी से बात करता है और जब लोकी लूफी से बात कर रहा होता है ना तब उसकी लंबी जीभ बाहर लटकती है बिल्कुल अपने डोफ्लेमिंगो जैसी। लोकी कहता है अपना नाम बताओ तो लूफी बताता है मैं लूफी हूँ, वो आदमी जो पायरेट किंग बनने वाला है। तो लोकी पूछता है क्या किंग। फिर लूफी पूछता है ये जगह क्या है और तुम कौन हो। तो लोकी बताता है ये वॉरलैंड है, एल्बाप के वॉरियर्स की जमीन। पिछले जमाने में ये पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल नेशन था। फिर हम एक और अमेजिंग डबल पेज देख सकते हैं जहां हम फाइनली इतने सालों बाद एल्बाप को पूरी तरह से देख सकते हैं। एल्बाप एक माउंटेन्स का लैंडस्केप है जिसके बीच में एक कोलोसल ट्री याड्रासिल है और उस ट्री के सामने माउंटेन्स बहुत छोटे लगते हैं। याड्रासिल माउंटेन से कम 12 से 13 टाइम्स बड़ा है और उस जायंट ट्री से कई वाटरफॉल भी नीचे गिर रहे हैं। याड्रासिल की एक मिडल लेयर भी है जो ब्रांचेस से बनी हुई है जो ट्रंक को सराउंड करती है। वही लेयर जायंट्स का घर लगती है क्योंकि वहां हमें एक मैजेस्टिक कैसल और एक विलेज दिखता है। वहां कुछ कैनन्स भी है जो बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं। और आखिर में हम एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड को देखते हैं जो मिडल लेयर के बीच से गुजरती है और ग्राउंड तक जाती है। फिर लोकी अपनी इविल स्माइल के साथ खुद को इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है और मैं हूँ लोकी, वो सन गॉड जो इस दुनिया को एंड करेगा। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज वीडियो को लाइक
लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आपको सबसे पहले स्पॉयलर्स मिल सके। अब मेरे पास एक बैड न्यूज है, एक वर्स्ट न्यूज है और एक गुड न्यूज है। बैड न्यूज ये है कि वन पीस अगले 2 हफ्तों के लिए ब्रेक पर होगा क्योंकि ओडा सेंसे को जिराया सेंसे जैसे रिसर्च करनी है। और वर्स्ट न्यूज तो ये है कि वन पीस एनीमे 6 महीने के लिए ब्रेक पर है। बट गुड न्यूज तो ये है कि तब तक वो लोग फिशमैन आइलैंड का रिमास्टर वर्जन दिखाने वाले हैं।